अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। हमारा आज का जो विषय है, आज का लेक्चर है 8वां। हमने जब से क्लास चालू करी तब से आज का 8वां लेक्चर है और आज का विषय है भारत का बंधारण। बंधारण को समझाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अभी मुंबई की एक रैली हुई, बहुत बड़ी रैली थी जो हैदराबाद से निकली, पता है ना? इम्तियाज जलील नाम के जो पार्टी के हैं, उन्होंने एक रैली निकाली थी। हजारों की तादाद में लोग मुंबई की तरफ आए। पता है वो रैली इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। आप लोग कभी सोचोगे कि यार हम 8-10 इंसान खड़े रहते हैं, तब बोलते हैं कभी पुलिस वाले कहते हैं भाई इनको अरेस्ट कर लिया, धारा 144, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो जो रैली हुई थी ना भाई, वो रैली उन्होंने जो निकाली ना, वो बंधारण के तहत निकाली है। वहाँ उस रैली के अंदर कोई गलत चीज़ नहीं हुई और आप सबको अधिकार है कि अपने बंधारण का जो हक है, उस हक का पालन कराने के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। आप आंदोलन, आप आवाज उठा सकते हो अपने हक के लिए। आप जो है जाहिर में आप उस चीज के लिए आवाज उठा सकते हो। ये अपना कानूनी अधिकार है और ये अधिकार हमको भारत के बंधारण से मिला है। हमारा जो भारत का बंधारण है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बंधारण है। हमारे भारत में जितने भी कायदे हैं, कानून हैं, वो सब कहाँ से बने हुए हैं? हमारे इस बंधारण के अंदर से बने हुए हैं। कोई भी ऐसा कानून अगर सरकार लाती है जो इस बंधारण के किसी भी आर्टिकल से विरुद्ध का हो, तो वो कायदा रद्द बातल होने के पात्र है, वो कायदा रद्द हो जाता है और सरकार ऐसे कायदे ला भी नहीं सकती। और दूसरी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये पूरा बंधारण यानी जो कायदा जिन चीज़ों से बनता है, जिन आर्टिकल से बनता है, वो ये बंधारण। और बंधारण पता है किसने बनाया? बंधारण की ताकत किसकी है? हम पब्लिक की है। क्यों? कि बंधारण के अंदर प्रियम्बल है, एक आमुख है। बंधारण के जितने आर्टिकल है उसके पहले एक आमुख दिया हुआ है। उस आमुख के अंदर ऐसा है कि हम भारत के लोग, ये स्टार्टिंग ही है। और जो बंधारण है ना, हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोगों के लिए बना है और हमने इसको खुद बनाया, इसको किसी सरकार ने नहीं बनाया। बंधारण बनाने वाले हम। तो सोचो, जब बंधारण को हमने बनाया है तो इसके अंदर जो हम जनता के लिए आर्टिकल दिए हुए, जो अधिकार दिए हुए, जो मूलभूत अधिकार है, क्या हम उसका पालन नहीं करा सकते? किसी सरकार की ताकत नहीं है कि आपके इस मूलभूत अधिकारों को वो मतलब आप उस दूर कर सके आपके उन अधिकारों से। बराबर है? अब जो अधिकार क्या है, हमारे मूलभूत अधिकार क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अंदर कुछ अभी की जो घटना है उसको आपको भारत के बंधारण से जोड़ के बताऊंगा। आपको इसकी ताकत पता चलेगी कि बंधारण है क्या, इसका पावर क्या है। तो एक तो है समानता का अधिकार। ये हमारे अधिकार की बात कर रहा हूँ। समानता का अधिकार क्या है, एक उसको उदाहरण के साथ ही आपको बताऊंगा कि जो कायदा होता है, कायदे के समक्ष जो भी कायदा इस बंधारण के हिसाब से बने हुए भारत के अंदर, पूरे भारत राज्य के अंदर, उस कायदे के सामने हर इंसान समान है। आप ऐसा नहीं कह सकते ये मुस्लिम के लिए अलग, वो हिंदू के लिए अलग, ये ऊंची जाति है, नीची जाति का, ये स्त्री है, ये पुरुष, ऐसा नहीं है। हर कायदा हर इंसान के लिए समान है और कायदे की नज़र में हर इंसान समान है। ये दो चीज़ें। तो अगर आपके साथ कोई भी कानूनी गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आगे के न्यायिक कार्य में क्या कर सकते हो, या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी रीट कर सकते हो। जनरली हाई कोर्ट के अंदर हम करते भी, कई रीट हाई कोर्ट के अंदर भी है। तो समानता का अधिकार, पुलिस आपको ऐसा नहीं कह सकती, कोई कायदा ऐसा नहीं बन सकता है कि भाई ये इंसान के लिए ये अलग है और वो इंसान के लिए अलग है। देखो, सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारे रहने सहने के आधार पर कुछ कायदे धर्म के हिसाब से थोड़े डिफरेंस है, वो सांस्कृतिक के हिसाब से, उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये समानता के अधिकार का भंग कर रहा है। जैसे अपना कल्चर एक अलग है, किसी और धर्म का इंसान का कल्चर अलग है, तो उस कल्चर को लेकर, उनकी जो रीति रिवाजों को लेकर जो कायदे मैनेज हुए हैं वो उनके पर्सनल बन सकते हैं। उसका अधिकार उनको है
क्योंकि आर्टिकल हमारे भारत के संविधान के अंदर धर्म की भी स्वतंत्रता है, इसलिए वो कायदे, कुछ कायदे लोगों के धर्म के हिसाब से, उनके रीत रिवाज के हिसाब से अलग बने हुए हैं। तो उसको हम समानता के अधिकार का भंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि भारत के संविधान के अंदर हर इंसान को अलग अलग धर्म पालने का, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म पालने का भी उसको अधिकार है ना? तो उसकी रीत रिवाज अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, उसके रहन सहन अलग है। तो इसलिए कुछ कायदे धर्म के हिसाब से अलग बने हुए हैं, लेकिन वो समानता के अधिकार का भंग नहीं करते। दूसरी बात है शोषण सामने अधिकार। ये शोषण क्या, देखो ये अपना पावर है भाई हमारा। क्या मान लो आपके समाज के अंदर कोई ऐसी नीति चल रही हो जैसे अस्पृश्यता, यानी इसको नहीं छूने का, इसको छुओ तो तुम नापाक हो जाओगे, गंदे हो जाओगे ना, ये जो चीज होती है शोषण होता है। फिर पता है आपको, पहले किसी कोई आदमी मर गया तो उसकी औरत को भी साथ में चिता पे लिटा देते थे कि नहीं, उसको कहते थे सती प्रथा। तो वो भी शोषण है। तो ऐसे किसी भी शोषण के सामने उसको अधिकार है, वो अपना कानूनी अधिकार ले सकती है कि भाई इस तरीके का शोषण हमारे साथ हो रहा है, बराबर ना। दूसरी बात है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जैसा अभी मैंने बताया, सांस्कृतिक, हर इंसान के धर्म के हिसाब से उसका उसकी संस्कृति अलग है। और दूसरी बात शैक्षणिक, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप बिल्कुल गरीब हो, आपके पास घर परिवार नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो, शिक्षा का आपको अधिकार है इस कायदे के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से। आपको पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी राज्य की हो जाती है, राज्य को आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको सारी सुविधा देनी है, राज्य देगी, सरकार देगी, गुजरात सरकार देगी। तो आपका वो अधिकार है जो आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे भारत के अंदर अलग अलग धर्म, यही एक देश ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म रहते हैं और सबके अलग अलग संस्कृति के हिसाब से उनके रीति रिवाज और कायदे ने सबको अपना समान अधिकार भी दिया है। तो आप चाहो, अगर आप क्रिश्चियन हो, आपको लग रहा है आपको हिंदू धर्म पालन करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, वो आपका अधिकार है। लेकिन उसके अंदर एक शर्त भी है। अगर आप मुस्लिम हो, आपको कोई और धर्म में जाना है, कोई हिंदू को मुस्लिम बनना है, क्रिश्चियन को मुस्लिम बनना है, बराबर, हिंदू को क्रिश्चियन बनना है, क्रिश्चियन को हिंदू बनना है, किसी भी धर्म, आप चाहे बौद्ध बनो, चाहे कुछ भी बनो, आपको भारत का कोई कायदा आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, बताए भाई, कि समाज के अंदर आप अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो आपके उस धर्म परिवर्तन से समाज के अंदर अस्थिरता नहीं आनी चाहिए, मतलब समाज के अंदर कोई बड़ा गलत बदलाव नहीं आना चाहिए, समझे? ये सब चीजें, समाज हमारा जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से समाज को नुकसान होता हो। अगर ये शर्तें हैं, ये चीजें अगर आपके अफेक्टेड नहीं है, तो आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हो। ये अधिकार जो है हमको भारत के बंधारण से मिला है और इसके लिए कोई बड़ी विधि नहीं है। आप अपने मन से धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने एक एफिडेविट कर ली सरकार के अंदर, आपको कोई ऐसा नहीं प्रमाण पत्र धर्म का चाहिए, धर्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आमुख के अंदर सबसे बड़ी जो ये किताब है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है, सबसे बड़ी। हमारा पूरा देश इस किताब के ऊपर ही चल रहा है और सारे कायदे इस किताब के अंदर से निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पता है भाई? कि इसके अंदर एक तो न्याय है, मतलब सामाजिक और आर्थिक और राजकीय न्याय। सामाजिक न्याय आपके लिए समाज के अंदर आपको एक ही नजर से कानून देखेगा, सरकार देखेगी, बराबर, राज्य देखेगा, राज्य यानी सरकार। और आपको राजकीय न्याय भी है। आप चाहो कि भाई मुझे राजकारण में आना है, मेरे को राज्य के अंदर राजकीय जो अपना मजबूत करना है पासा, आपको हर एक को अधिकार है। जैसे आप इलेक्शन लड़ने का आपको अधिकार है, कोई भी इंसान लड़ सकता है, तुम लड़ सकते हो, ये लड़ सकते हो, कोई भी, आपको कोई मना नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ने के लिए। आर्थिक है, आपको हर तरीके से अपने आर्थिक आपको मजबूत होने का पूरा अधिकार है, बराबर। फिर विचार अभिव्यक्ति सबसे अच्छी चीज ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि मीडिया, आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि आपने
किसी कायदे के खिलाफ बोला, सरकार के कोई नीति के खिलाफ आप बोल रहे हो, आपके साथ में कुछ लोग हैं और आपने बोला, पुलिस आके उठा ले जाती है। आपके सामने सामाजिक अराजकता का केस बना देती है। वो केस गलत है, वो कानून गलत है। आप चाहो ऐसे कोई भी केस को आप हाई कोर्ट में जाकर रद्द करा सकते हो, वो आपका पावर है हाई कोर्ट के अंदर का। इसके अंदर पहले जो जूना कायदा था, जूने कायदे की जो सेक्शन थी 482 थी, जूने कायदे की जो सेक्शन थी ना वो 482 थी, जिसको हम क्वेश्चन पिटिशन कहते थे। लेकिन अभी जो कायदा है, अभी जो उसकी 528, थोड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि नए कायदे में हमारे दिमाग के अंदर सब जूने ही कायदे बहुत ज़्यादा इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी की जो सेक्शन है 528 से, अगर आपको इनमें से किसी भी, ये बहुत बड़े मूलभूत अधिकार है, बहुत सारे हैं, आपकी फर्ज भी है अपने राज्य के लिए, लेकिन कहीं भी आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आपको क्या करना है? आपको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करनी है। जैसे मैंने बताया पहले 482 482 से हम करते थे, फिर अलग अलग टाइप की रिट होती थी। ये 482 क्वेश्चन पिटीशन है, लेकिन अभी जो है 528 है। आप 528 के तहत हाई कोर्ट में अपने अधिकारों का पालन कराने के लिए जा सकते हैं। अब हम इधर आते हैं, पहले आर्टिकल 14, इसके अंदर जैसे हम सेक्शन कहते हैं ना, सेक्शन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है। आर्टिकल 14 क्या है? देखो ये बहुत, ये तो मैंने मेजर चीजें लिया है, ऐसे तो बहुत सारे, अगर चाहे तो हमारे पूरे हफ्ते कम पड़ जाएंगे। आर्टिकल 14 है समान रक्षण, यानी कायदा सबको समान रीत से देखेगा और सबका समान रक्षण करेगा। उधर वो धर्म, जाति, लिंग, भेद, जाति वाति के अंदर नहीं पड़ेगा। मान लो कि किसी एक समुदाय को कोई तकलीफ पड़ गई या उसके ऊपर कुछ हुआ है, तो जब मान लो पूर आ गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान पूर आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आया, बराबर है, तो सरकार ये नहीं देखेगी कि ये किस धर्म का एरिया है, ये किस जाति का एरिया है, बराबर। और समान रक्षण यानी हर इंसान का रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की, उधर वो कोई भी जात का भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरा आर्टिकल 15 है कि धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं करेगी। इस देश के अंदर बिल्कुल मनाही है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना यार, हम मुस्लिम है तो हमारे साथ ये हो रहा है, कभी कुछ हिंदू कहते हैं हम हिंदू है तो ऐसा हो रहा है, क्रिश्चियन भी कहते हैं, सिख लोग भी कहते हैं। अभी किसान आंदोलन में सिखों ने भी बोला कि हम सिख हैं, हम कम है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये राज्य मतलब सरकार किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के सामने धर्म, जाति, लिंग यानी स्त्री, पुरुष या अभी थर्ड जेंडर बनाया है, किसी भी टाइप का किसी के साथ भी भेदभाव इसके अंदर नहीं कर सकते। 15(2) है धर्म, जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं बता रहा हूँ। 15(2) का सेक्शन है जो अभी हाल में सबसे ज्यादा इसका भंग हो रहा है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर भंग हो रहा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर, बराबर, तो वो इधर है। इधर पहले महाराष्ट्र में भी इसका असर हुआ था। इस 15(2) आर्टिकल का सबसे ज्यादा भंग हुआ है हमारे देश में और आज की तारीख में भी हो रहा है। अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, पहले महाराष्ट्र के अंदर के दूसरी भाषा के लोगों को है ना निकालो, यूपी है, एमपी है, फलाना ढिमाका इधर के, तो ऐसा नहीं है। वो पूरा इलीगल एक्टिविटी थी उस वक्त, जो भी संगठन ने किया सब इलीगल थी, वो पूरा गलत था। क्यों गलत था? कि भारत के बंधारण के अंदर आर्टिकल 15(2), इसको हम कलम भी बोल सकते हैं हम आम भाषा में, धर्म और जाति के आधार पे, लिंग भेद के आधार पे, जाति के आधार पे भी, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर जो भी हो उसके आधार पे दुकानों तथा दुकान हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह आपको किसी भी जगह पे, जैसे अभी यूपी में चल रहा है ना, वो नाम लिखो मुस्लिम का, नाम लिखो हिंदू का, किसकी दुकान है, तो ये राज्य कायदे से ये चीजें नहीं कर सकती। लेकिन राज्य का मौन रहना, सरकार का चुप रहना भी सरकार खुद गुनहगार है उस काम में। इसका मतलब ये मान लो, है ना, तो आप इस चीज पे धंधे, दुकान और या आपके व्यवसाय के लिए भेदभाव नहीं कर सकते कोई भी, वो आपका अधिकार है। उधर कोई भी जात का धर्म नहीं आएगा, लिंग नहीं आएगा, जातिवाद नहीं आएगा,
बराबर। फिर 16 आर्टिकल 16 के अंदर 1 2 3 4 धर्म। अब नौकरी काम धंधा इसके अंदर भी कोई जात का भेदभाव नहीं होता। अगर होता है तो रेमेडी है कि आप सीधा पिटीशन करो हाई कोर्ट के अंदर। इस चीज के सामने इस चीज का अगर अधिकार का हनन होता हो तो हाई कोर्ट में आप सीधी पिटीशन कर सकते हो। हाई कोर्ट की जोगवाई बहुत अच्छी है। अगर आप पार्टी इन पर्सन भी कर रहे हो तब भी हाई कोर्ट आपको सुनेगी। नेसेसरी नहीं है कि आपको वकील ही रखना है। बात समझो, पार्टी इन पर्सन इंसान के पास नहीं है वकील, लेकिन कभी कभी ऐसी टेक्निकल चीजें होती है कि आप अपना डिफेंस एकदम अच्छी तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि जब अल्टर होते हैं ना कायदे, आप किसी जगह सीधे सीधे जा रहे हो लेकिन सामने अगर आप जिस जगह पे कर रहे हो उनका सॉलिसिटर एडवोकेट जब हाजिर होता है तो वो अल्टर करता है उस चीज को कि हकीकत में ये चीज ऐसा नहीं है, फलाना आर्टिकल फलाने कलम फलाने कायदे से ये चीज इफेक्टेड है इसलिए ऐसा हुआ। तब आप क्या करोगे? अब आपको तो कायदा नहीं आता, आपने पार्टी इन पर्सन आपने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन कर दिए तो क्या करोगे? उस वक्त आपको हाई कोर्ट से भी अगर आप बोलोगे, एक एप्लीकेशन दोगे, ऑरल बोलोगे, तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता से वकील आपको वहां फ्री में मिलेगा। मतलब अपने अधिकार के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर एक बार सहोगे तो हमेशा सहना पड़ेगा और ये सह करिए यहाँ तक हम बढ़े हुए हैं, क्योंकि बराबर ना। तो ये कानून इतना अच्छा है, लेकिन हमारी ये है बदनसीबी है कि इसको अभी तक मेरी जानकारी तक तो मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ाई करी अब तक के LLB के अलावा वहाँ तक तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं देखा कि सरकार का कोई ऐसा होगा। दूसरी बात है, चलो हम अपने फिर इधर आते हैं थोड़ा। ये 19 तो वाणी और अभिव्यक्ति, ये वाणी और अभिव्यक्ति क्या है पता है? जो मीडिया के अंदर देखते हैं ना, मीडिया जो न्यूज देती है या हम जो बोलते हैं, कई बार होता है कि हमारा बोला हुआ सरकार को अच्छा नहीं लगता, हमारा विरोध सरकार को पसंद नहीं आता तो केस बना देते हैं। होता है ना, केस बनाने का राइट नहीं, आप डरते क्यों? केस बनाएगा तो आपको पूरा अधिकार है उस केस को रद्द कराने के। अभी मैंने बताया 482 क्वेश्चन पिटीशन फाइल करो, सरकार के सामने रेट दूसरी फाइल करो कि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए आवाज उठाई। अब आप आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? सरकार कुछ गलत होगी, आपका जहाँ हक खत्म होता होगा वहीं आप आवाज उठाओगे ना, तो जाहिर बात है आपकी आवाज सरकार को कड़वी लगेगी। कड़वी लगेगी ना, कि नहीं लगेगी? हाँ तो बोलो, है ना। पर क्या हक को छोड़ देना होता है? वो सरकार हमारे द्वारा ही बनती है, हमारे वार्ड से ही बनती है, वो हमारे सेवक है। हकीकत में बॉस हमें, मैंने आरटीआई के लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी, हम बॉस हैं। हम सरकार को क्यों सर्वोपरि गिनते हैं? वो तो हमारे लिए बैठी है, हमारे अपने जो जाहिर जीवन का जो सामाजिक स्तर है उसका वहीवट करने बैठी है, हमारे लिए बैठी है, हर चीज हमारे लिए उसको देखना है, बराबर ना। तो आप इसके हक के लिए पिटीशन कर सकते हैं। आपको सरकार की कोई भी नीति खराब लगे आप बोल सकते हो, वो नीतियां आपके लिए बनती है। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप आवाज उठाओ, उसके लिए बोलो। हाँ, अभी इसका एक चीज बहुत अच्छा है 19 का, अभी जैसे वक्फ अमेंडमेंट लाया, पब्लिक ने आवाज उठाई ना, जो मेल कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत आंदोलन जहाँ जहाँ हो रहा था, वो वाणी अभिव्यक्ति है। उधर आपको डरना नहीं है, अपने हक के लिए आवाज, चाहे किसी भी मुद्दे के लिए, एजुकेशन के लिए भी अगर आपको लग रहा है एजुकेशन का माड़का अच्छा नहीं है तो आप लो, रैली निकालो। रैली के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि वो जो रैली होगी वो किसी सामाजिक स्तर को बिगाड़ने, उसकी जो शांति है समाज की, उसको खराब नहीं करनी है। आपकी रैली संविधान के दायरे में होनी चाहिए, आपकी बातें संविधान के दायरे में होनी चाहिए। आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, जाहिर से जो आपके मुद्दे हैं उसके लिए वो, उसके लिए आप लड़ो, चलेगा, बराबर। तो अभी जो हमने मेल किया या हमने जो अपनी आवाज, जो लेटर लिखे, जो हमने सोशल मीडिया पे बोला, वो सब आपकी आज़ादी है, वो आपका गुनाह नहीं है। वाणी अभिव्यक्ति की आवाज़ी, वाणी यानी बोलना, हमारी आवाज़, अभिव्यक्ति यानी जो हम बोल रहे हैं, हमारे जो दिल के अंदर है, हमारे जो दिमाग के अंदर है, हमारे अधिकार जो है हम उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये अधिकार इस बंधारण के हिसाब से, आप किसी भी क्रिमिनल, फौजदारी, सिविल कायदे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा हमारे जीवन को अगर कोई कायदा ज्यादा रोजाना हर घड़ी अगर हमारे असर करता है तो भारत का बंधारण। क्योंकि आज हम 5 जन खड़े हो जाते हैं, यार ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं या कभी हम रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, वो भी वाणी है, भी व्यक्ति की आजादी, और वो आजादी आपको दूसरे कोई कायदे नहीं दे रहे, हमको ये दे रहा है। आप धर्म का पालन कर रहे हो, ये दे रहा है। आप भारत में किसी भी जगह अपना धंधा कर सकते हो,
अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप कायमी रहठा किसी भी जगह कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका मन हो गया यहाँ अभी जाना है, आपको बेंगलोर रहने जाना है, हैदराबाद रहने जाना है, महाराष्ट्र रहने जाना है, तो महाराष्ट्र की सरकार आपको नहीं बोलेगी गुजरात से आए हो। आप भारत के किसी भी कोने में कभी भी अपना धंधा रोजगार कर सकते हो, रह सकते हो। ये सारे अधिकार इस कायदे से मिला। अगर आपको कोई बोले यार दुकान क्यों डाला है, कुछ नहीं करना है, सीधा अगर आप पहले पुलिस में आपने अर्जी करी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस आर्टिकल के हिसाब से सीधा पिटीशन करो हाई कोर्ट के अंदर, सारी मैटर सोल्व हो जाएगी। फिर अभी जो इम्तियाज जलील ने जो रैली निकाले है ना, जनरली मैं इस पे बोल रहा हूँ आप सबको, आज हम में तो बड़े डर जाएंगे। अपने को क्या लगता है यार वो तो राजनीति वाले हैं तो उन्होंने निकाल ली, गलत बात है। राजनीति वाले हैं उन्होंने निकाल लिया ऐसा नहीं है, उनकी रैली के अंदर राजनीति का कोई सिंबल नहीं था, सिर्फ तिरंगा था। क्या था? तिरंगा था। वो रैली पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चली हुई है। उनका जो मुद्दा था, जो बोला गया था उन शब्दों के खिलाफ, क्योंकि किसी के धर्म के बारे में आप गलत बोल रहे हो। 15(1) कोई भी धर्म जाति या इसका कोई भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के ऊपर कोई अपशब्द नहीं कह सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो उन्होंने जो रैली निकाली है, तो एग्जांपल के लिए आपको रैली का बता रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोग के दिमाग में। वो 19B क्या है, 19B का प्रोटेक्शन उनको था। वो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19B है और वो मुझे अधिकार देता है कि मैं इस तरीके से अपनी आवाज उठा सकूं। समझ में आया ना? उनको पता है कि 19B है, 19B भारत के संविधान की ये सेक्शन मुझे ऐसी आवाज उठाने की आजादी देती है। तो उन्होंने हैदराबाद से यहाँ आकर सरकार को, कमिश्नर को, सबको उन्होंने अपना आवेदन पत्र दिया, अपनी एक अर्जी दी, भाई इस तरीके से धर्म की जो है, धर्म के खिलाफ अपशब्द बोला जा रहा है और उन पे FIR हुई, जो भी सामने थे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ 19B का आपको समझ में आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बंधारण क्या है। देखो कितना बड़ा पावर होता है बंधारण का, इसको जानना पड़े लेकिन हमारे बंधारण। दूसरी बात है, ट्रेन में अक्सर हमको मारा जाता है, कभी कभी पता है लिंचिंग के नाम अभी ज्यादा चल रहे हैं, तो वो सीधा सीधा आपका 19C बराबर इसका भंग हो रहा है। और आपको जो मार रहे हैं, जो मार लिंचिंग कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं आप घूमने गए दूसरे स्टेट में बराबर, उस पे या तो फिर या यूपी बिहार वाले जब मुंबई जाते हैं, मुंबई में भी पहले हुआ था ये चीज़ है ना, तो उनको घूमने गए तो भी मारा उनको। तो ऐसी कोई भी घटना के सामने के भारत के अंदर हर इंसान को कहीं भी घूमने की आज़ादी है। आप अभी इस वक्त चाहो कि मुझे फलानी जगह घूमने जाना है तो वहाँ घूम सकते हो। पूरे भारत देश के अंदर आप एक किसी भी कोने में, आप जंगल के अंदर हो, आप सड़क पर हो, किसी शहर में हो, गांव में हो, आपकी रक्षा करने का अधिकार सरकार का है, वहां की सरकार का है। वो अलग अलग नहीं है, वो सरकार आते सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में ही है। आपका हर एक भारत के, चाहे किसी भी राज्य की जो भी सरकार हो, सब पे भारत का संविधान लागू है, तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। फिर इसी के अंदर है 19 के अंदर है कि भाई कहीं भी आप रह सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके आपको कोई रोक नहीं सकता, किसी भी स्टेट में आप बिजनेस कर सकते हो। देखो जनरली कुछ कायदे के नॉलेज की वजह से थोड़ा तकलीफ हो जाती है, आदमी डर जाता है, घबरा जाता है। मान लो कि आपने बिजनेस चालू किया, कोई व्यवसाय चालू किया, फॉर एग्जाम्पल आप पूना चले गए बराबर, यहाँ से आपने वहाँ पे कोई धंधा चालू किया, दुकान चालू की। अब दुकान के ऊपर कोई भी आके आपको बोलता है यहाँ क्यों किया फलाना, एनीथिंग एल्स, जो भी वो कह रहा है आपको, तब आप पुलिस कंप्लेन करते हो, ठीक है। लेकिन एक तो आपको जब धमकाया उसने, तो उसके सामने IPC, अभी जो इंडियन पिनल कोड का जो गुना बनता है, जूने कायदे के हिसाब से अभी BNS बना है ना बरोबर। और दूसरे साथ साथ कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार का भी भंग कर रहा है, 2 गुना हो रहा है इधर। आपने पुलिस स्टेशन में अर्जी कर दी, फिर बोले यार कुछ होता नहीं है, रोता अभी भी कभी कभी आके धमकी दे के जाते हैं, बोलते हैं ना,
यही डर होता है, अक्सर यही चल रहा है ना, हाथ बोलो थोड़ा सा, यही होता है ना। लेकिन नहीं, आपने पुलिस स्टेशन में अर्जी करी, पुलिस एफआईआर करेगी, जो धमकी उन्होंने दी, दाग धमकी दी, सब कुछ हर चीज आपके यहाँ तोड़फोड़ कर तो डैमेजेस एक्ट लगाया पुलिस ने, वो एक पासा अलग हो गया। उसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का सो एंड सो जो अधिकार है उसका भंग हो रहा है, और पुलिस में अर्जी करने के बाद भी आज भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कुछ लोग इस तरीके से शंकास्पद तरीके से घूमते, शायद मेरे जान और शरीर स्वतंत्र, बरोबर। आर्टिकल 21 आ रहा है इधर फिर से, मैं कह रहा हूँ आपके साथ एक बनाव के अंदर कितने आर्टिकल जुड़ रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर। यहाँ आर्टिकल 21 आ गया के साथ मुझे थोड़ा शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे जान को खतरा है, तब आपके 2 आर्टिकल का भंग हो रहा है। आपने एफआईआर की वो तो ठीक की, लेकिन एक तो सेक्शन 9 आर्टिकल 19 बराबर, यह गुजराती में लिखा है जॉब, और फिर दूसरा आपका आर्टिकल 21 शरीर और जान की स्वतंत्रता कोई भी आपकी नहीं ले सकता सिवाय कायदे की जो प्रोसीडिंग है, जैसे कि कोई कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने उसको सजा दी जेल में रहने की या फांसी, इस प्रोसेस के अलावा तुम्हारी जान कोई नहीं ले सकता, तुमको कैद में कोई नहीं रख सकता, तुमको घूमने फिरने से डरा के कोई एक जगह नहीं रख सकता। तो 2 आर्टिकल का भंग हो रहा है, आप सीधा हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हो, बराबर। और ये सब चीजें जानना मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये सब जानना एकदम आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक्स आती है, बैरेक्ट आता है, आप पतली बुक भी मांग लो, आप मांगो वो लैंग्वेज में आपको मिल जा रही है जो आप लैंग्वेज जानते हो, और अगर नहीं ऐसा है तो आप मोबाइल के अंदर भी पीडीएफ करोगे तो भी सब आ जाएगा। अभी तो सबसे अच्छा है पीडीएफ फाइल मोबाइल में ही, आप खर्चा नहीं करना चाहते तो इसको पढ़ने में आपको 2-3 दिन ही लगेंगे। अगर जो अपने राइट्स है, जो तुम्हारे अधिकार है, उसको बराबर से पढ़ो, उसको खाली 2-3, अभी बना है 1900 जो अमल में आया 1950 के दिन आया है अमल में, और सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं इनके रक्षण के लिए बने हुए हैं। ये सब तो मैंने बता दिया, इतना सारा मैंने लिखा हुआ है। एक दूसरा अच्छा है इसके अंदर, बहुत अच्छा है, देखो, क्योंकि आगे के लिए हम जो आगे काम करेंगे ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल है 21 को, जैसे मैंने 21 लिखा है शरीर और स्वतंत्र और जीवन की स्वतंत्रता, ऐसे आर्टिकल 21A, इसके अंदर क्या है पता है भाई, कि कोई भी राज्य जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए मुफ्त एजुकेशन, ये इधर फिर मैं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर अधूरा है, इसका बराबर अमल नहीं हो रहा है। राज्य जो है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन वो तो करती है, वो करा है सरकार ने। अब म्यूनसिपैलिटी के स्कूल फ्री है, वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं आपके लिए, यूनिफॉर्म तक देते हैं, बुक्स देते हैं, बैग देते हैं, खाना देते हैं, पेंसिल रबर कंपास बॉक्स सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छी सुविधा है। इसके लिए सरकार का थैंक यू कहना चाहिए कि इस कैटेगरी को लेकर सरकार जागरूक है। फ्री एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अधूरापन है। अन्य फर्जिया शिक्षण नहीं है अभी, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते पढ़ने। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ फर्जियत बताया गया है तो उसका भंग करने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, सही है ना। आज हमको राशन लेना और राशन, तो हमारे को लाइट बिल बिल्कुल माइनस वाला बताना है, तो फिर बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उस फैमिली के लिए बाकी की सुविधाएं बंद करो ना, पहले उससे बोनाफाइड मंगवाओ कि आपका बच्चा जाता है कि नहीं जाता है। जब फर्जिया शिक्षण है मतलब इस कायदे का भंग हो रहा है। 6 से 14 साल का बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है किसी परिवार के अंदर, तो अभी तक सरकार ने फर्जियात शब्द लिया है, जो मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से फर्जियात मतलब कंपलसरी। तो अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो परिवार जो है भारत के बंधारण का उस बच्चे के लिए जो अधिकार दिया है 6 से 14, उसका भंग उसके माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन उन माँ बाप को सुधारने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कड़क कानून या कोई जोगवाई नहीं की। ये सरकार की फर्ज है।
और सरकार से कराना चाहिए सबको मिलकर कि इसके लिए कायदा बनाओ। अब फ्री एजुकेशन तो दे रहे हो, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा जब फ्री एजुकेशन लेगा ना, नहीं जा रहा है उसके लिए क्या है? तो उसके लिए यहाँ पे सरकार अधूरी है। फिर दूसरा एक चीज है, जैसे थोड़ा सा कानून के अंदर से आर्टिकल 22 माने अगर आपको पुलिस कोई गुनाह में पकड़ती है तो तुम्हारे राइट्स इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही है। मैं किसी कलम की बात नहीं कर रहा हूँ और कायदे की। 22(1) आर्टिकल है, उसके अंदर आपको पुलिस वाले से आप पूछ सकते हो कि किस गुनाह में मुझे अटैक किया है, तुम्हारा राइट है। दूसरी बात है कि आपका एक राइट और है कि आप अपने वकील से सलाह ले सकते हो, आप अपने वकील से बचाव ले सकते हो। और ये वकील का जो बचाव है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आरोपी के लिए मिला हुआ है। अब एक चीज और है कि आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में ऐसा है कि 14 वर्ष से नीचे ना बढ़ा, 14 साल से नीचे का बच्चा जो है ना, ऐसे कोई कारखानों में जहाँ पर उसकी जान को जोखिम हो या सेहत को उसको नुकसान करता है, ऐसी जगह काम नहीं कर सकता। 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। अब आपने कायदा तो बनाया, ठीक है, ये कायदा बना दिया। जिस तरीके से आपने ऐसे कायदे के सामने सजा का भी प्रोविजन रखा हुआ है, दंड का भी प्रोविजन रखा है, लेकिन जब बच्चा 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो उसके लिए सजा और दंड ये भी करना सरकार की फर्ज है। उसके लिए कानून बनाना भी सरकार की फर्ज है। फिर एक बहुत अच्छा चीज है इसके अंदर, आर्टिकल 30(1) है, जो लास्ट है उसमें। आर्टिकल 30 के अंदर क्या पता है, ऐसा नहीं है अगर आप जो धर्म की मान्यता रखते हो ना, उस धर्म के हिसाब से आप एजुकेशनल संस्था नहीं बना सकते, आप स्कूल खोल सकते हो। 30(1) में आप अगर आपने जैसे अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल, ठीक है, मुस्लिम ट्रस्ट ने उसको चालू किया, तो आप ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चालू कर सकते हैं, बराबर, वो आपका अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फलाने धर्म का इंसान है तो वो अगर कॉलेज खोलेगा तो वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। धर्म का प्रचार करने की भी पूरी आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब धर्म का प्रचार नहीं कर सकते ऐसा नहीं, अपने धर्म का पुरजोश से प्रचार कर सकते हो, लेकिन सामाजिक जो है ना मार्का, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, शर्त ये होती है। जो लोगों के रिलीजन जो रहन सहन है उसको कोई नुकसान नहीं है। तो आज के लिए इतना है, जितना भी मैंने बोला, कुछ बोलने में भूल चूक हो जाती है कभी कभी, कुछ कलम वलम हम सोच रहे हैं कुछ हो, बोलने में कुछ आ जाता है, तो उसके लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी विषय है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले महीने हम सरकार को इस बारे में लिखें एक लेटर। जितनी जानकारी हो सकता है हम गलत है कहीं ना कहीं होगी तो उसके लिए भी हम सॉरी कहते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी, हमने जो पढ़ा, हमारे दोस्तों ने जो पढ़ा, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ तक तो नहीं है ऐसा कोई कि हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता। हम लेटर लिखेंगे, आप लोग सब साथ देना उसके अंदर। अगले महीने से हम इंशाल्लाह इस चीज़ को चालू करेंगे, ठीक है। और तुम लोग सब आयो, ऊपर थोड़ा सा देखो, ये मेरे सब दोस्त लोग आए हैं हमारी क्लास के अंदर, बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से और थोड़ा मोटिवेशन भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।